मैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई नहीं करूंगा और मैं भी करके दिखाऊंगा ओपन मार्केट में क्या होता है। सुनने में लगता है कि ठीक है, आप 800 रुपये में नौकरी करते थे, आज चेयरमैन है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होता। कोई आपका प्रोफाइल देख के सर्विस नहीं देता है। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट अपनी कंपनी को दे सकते हैं, उसके ऊपर ही आपका प्रोफाइल बेस होता है। डिक्की की तरफ से हमने इनवाइट किया था रतन टाटा साहब को 2012 बॉम्बे के एग्जीबिशन सेंटर के लिए। वहाँ एग्जीबिशन हुआ तो रतन टाटा साहब आए और उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि हम लोग दलित लोगों के साथ काम करेंगे और अपनी कंपनी का 10% जो मटेरियल हम परचेज करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, वो दलित कम्युनिटी के लोगों से करेंगे। रविदास जी महाराज, मैं उन्हें एज ए बिजनेसमैन के रूप में देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि जब उन्होंने आज से 350-400 साल पहले इतनी फाइट की और वो उस फाइट में रहे, तो आज क्यों नहीं। जब भी मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अप्रैल का महीना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महीना है और इस महीने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक आर्थिक मुक्ति का सपना देखा था। किसी भी समाज के आगे बढ़ने के लिए आर्थिक उन्नति बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में हमारी कोशिश है कि इस अप्रैल महीने में हम तमाम उन सफल लोगों की कहानियां, संघर्ष भरी कहानियां अपने दर्शकों के सामने लेके आए, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया और एक मकाम हासिल किया है। और इसी कड़ी में आज हम हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में, गाजियाबाद के ट्रेंडका सिटी में एनके चंदन जी के साथ। एनके चंदन जी का नाम 2013 में तब काफ़ी चर्चा में आया था जब टाटा कंपनी ने उनके साथ मिलकर काम करने की घोषणा की थी। हमारे साथ एनके चंदन जी हैं और इनका जो जीवन है, इन्होंने 800 रुपये महीने से नौकरी की शुरुआत की और आज उसी कंपनी में, जिस कंपनी में वो नौकरी करते थे, उसके सीएमडी हैं, चेयरमैन हैं, मालिक हैं। एक पूरा इनका एक संघर्ष पूर्ण जीवन रहा है और इनसे हम सीख सकते हैं कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए। सर, स्वागत है आपका। स्वागत, धन्यवाद सर। सर जी, 9 बधाई, जय भीम जय भारत। सर, आपके बारे में हमने काफ़ी सुना, पढ़ा भी। 2013 में लगातार आप अखबारों की सुर्खियों में थे। आपने बताया कि आप 800 रुपये से आपने जिस कंपनी में शुरू किया था काम, आप उसके आज चेयरमैन बने हुए हैं। कैसी कहानी है आपकी, कहाँ से शुरुआत किया और कैसे पहुँचे आप यहाँ? एक्चुअली क्या है, जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया तो मेरी क्लास के ही 3 लोग थे, इस कंपनी में ऑलरेडी थे, तो मैं भी चाहता था ये कंपनी ज्वाइन करना। लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड था वो उतना कॉलेज में उतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपना फुलफिल करने के लिए आपको 800 रुपये में रख सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 800 में काम करूँगा। तो जो हमारे एमडी साहब थे वो बोले, यार 800 में लड़का कैसे काम करेगा, इसके क्लास के लड़के तो हमारे यहाँ पर ही 2700 रुपये ले रहे हैं अभी। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि 800 में कैसे काम करोगे। तो मैंने कहा सर, मुझे 1 साल का चांस दे दीजिए। अगर 1 साल में मैं जितनी सैलरी चाहता हूँ उतनी मेरे को मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मुझे अब मैं छोड़ के दूसरी जगह कंपनी में ज्वाइन कर लूँगा। और मेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी रही उस कंपनी में कि मैं एक कंपनी में पहला ऐसा कैंडिडेट था जिसकी हर महीने सैलरी बढ़ती थी। और आप मानेंगे नहीं, 1 साल के बाद जो मेरे क्लास के लड़के थे उनको 3,000 रुपये मिला 1 साल के बाद, और मेरे को 3600 रुपये, 3,600 रुपये मेरी सैलरी थी। और ये बढ़ता चला गया और 2-3 साल के अंदर ही मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे था। मतलब मेरे जो कंपटीटर थे मेरे 50% पे भी नहीं थे। और 2000 में वो मैंने एक मुकाम हासिल किया कि जो मेरे एमडी साहब थे उनकी विड्रॉवल उस टाइम पे 75,000 हुआ करती थी और मेरी विड्रॉवल 1 लाख थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। फिर पार्टनरशिप हुई और यहाँ तक पहुँचे। मतलब पूरा एक आपने जो मेहनत के बूते ये मकाम हासिल। सर, बैकग्राउंड कहाँ से है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद अमरोहा से मैंने जूनियर स्कूल मैंने फाइनल किया 8th क्लास। उसके बाद 9th में मैंने कृष्णनगर स्कूल दिल्ली से पास किया, 9th और 10th। और 10th पास करने के बाद मैंने पूसा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया।
इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में। अच्छा, क्या आप अपने फैमिली के पहले बिजनेसमैन हैं या फिर फैमिली में आपके फादर वगैरह भी बिजनेस में रहे थे? नहीं नहीं, मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मैंने पहला बिजनेस स्टार्ट किया। और मेरे डैडी सिंपली गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, हेड ड्रॉसमैन थे, जो ट्रेसिंग नक्शा बनाते थे सेंट्रल वाटर कमीशन में। उसके बाद मैंने हमारे घर में एक एक्चुअली वो भी एक कारण था, क्योंकि मेरे दोस्त मैक्सिमम जो दोस्त थे वो अपर कास्ट के थे। और मैंने डिप्लोमा जब लास्ट चल रहा था हमारा, 6 महीने थे डिप्लोमा पूरा होने में, तो दिसंबर का महीना था, हम लोग सब एक ग्रुप में बैठे थे। तो मेरे दोस्त थे, उनका सबसे ऊंचा मकान उन्हीं का था। अच्छा। हमारे एरिया में। और वो जाट समाज से आते हैं, चौधरी थे। तो उनकी छत पे बैठे तो आंटी पकौड़े बना रहे थे। तो बोले चंदन, नंदू, निकनेम मेरा नंदू बोलते हैं मेरे को। तो बोले नंदू तेरा तो कुछ नहीं है, 6 महीने बाद तेरा डिप्लोमा खत्म हो जाएगा तो ये तो गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी। तो हम लोग 10-12 लड़के थे और मैं ही एक रिजर्व का था, बाकी सब जनरल के जो अपर कास्ट के थे। तो मुझे बहुत फील हुआ। और फिर मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी मैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई नहीं करूँगा और मैं भी करके दिखाऊंगा ओपन मार्केट में क्या होता है। तो एक अंदर से जो जुनून था वो रहा, जिद रहा। और मैंने कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट अप्लाई बनने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट मैंने अप्लाई नहीं किया, किसी सरकारी नौकरी किसी सरकारी नौकरी मैंने अप्लाई नहीं किया। और फिर एक जितना भी ओपन मार्केट में जब आप जाते हैं शुरू में, तो आपके बारे में तो पता नहीं होता, आपने प्रूफ करना होता है हर किसी को। तो उन्होंने कहा, जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो उन्होंने 800 बोला, तो मैंने 800 में ज्वाइन कर लिया। अभी आपकी कंपनी क्या क्या काम कर रही है और किस तरीके से किन किन कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है? अभी हमारा जो कंपनी है वो टेंडर बेस काम कर रहा है। अभी मेल जो हमारा कंपनी देखे तो हम लोग टाटा पावर दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। मैं टाटा पावर दिल्ली के साथ साथ टाटा पावर बॉम्बे, टाटा पावर कटक जो उड़ीसा में है, उड़ीसा के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और BSS दिल्ली राजधानी, 3 कंपनी तो 4 कंपनी तो मेन है। उसके बाद हम लोग CCTV कैमरा की बॉडी बना रहे हैं अपना। और अभी हमने जो गाड़ी में आप देखते हैं आगे पीछे नंबर प्लेट, वो अभी किसी के साथ टाइप हुआ है तो मार्केटिंग वो करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, वो भी स्टार्ट किया है। और अभी साथ साथ हम और भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं साथ में, जैसे फ्लावर पॉट का। अभी जैसे कॉलेज से मेरे बेटे ने कॉलेज किया है इस साल, तो हम चाहते हैं कि ओपन मार्केट में आ जाएं, क्योंकि टेंडर बेस में बहुत प्रॉफिट है तो लॉसेस भी हैं। जैसे अभी मेटल का बहुत तेज रेट हो गया है, लेकिन टेंडर पूरा करना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ओपन मार्केट में चले जाएं। तो फ्लावर पॉट का हमने प्लान किया है, तो आने वाले विदिन ईयर और 2 हम लोग जो फ्लावर पॉट होता है उसमें हम काम करेंगे। सर, बड़ा एक लाइन में सुनने में लगता है कि ठीक है आप 800 रुपये में नौकरी करते थे, आज चेयरमैन है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होता, बहुत संघर्ष होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका जो सफ़र रहा एम्प्लॉय से मालिक के बीच का, वो कैसा रहा? कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? देखिए, जब मैंने 800 में ज्वाइन किया तो सबको ये लग रहा था कि ये लड़का तो 2-3 दिन में भाग जाएगा, क्योंकि जो इसकी सैलरी है और जो इसका मैं स्कूटर था मेरे पास उस टाइम पर, तो ये पूरा ही नहीं कर पाएगा। लेकिन टाइम टू टाइम मैंने देखा जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो भी आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, आप कितने मेहनती हैं उसके ऊपर आपको डिसाइड करते हैं सैलरी कितना मिलना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में कोई आपका प्रोफाइल देख के सर्विस नहीं देता है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट अपनी कंपनी को दे सकते हैं, उसके ऊपर ही आपका प्रोफाइल बेस होता है। तो मैं एक ऐसा कैंडिडेट था पूरी कंपनी में जो मैंने अपनी कंपनी में कभी भी ओवर टाइम डिमांड नहीं किया, जबकि मेरे जो साथ के लोग थे वो रोते रहते थे कि यार चंदन तो 8 बजे जाता है, जबकि 6 बजे हमारी छुट्टी होती थी। 8 बजे जाता है, 9 बजे जाता है, बात करता रहता है और काम भी करना होता था कंपनी में, क्योंकि कल को अगर किसी को हमने कल सुबह मॉर्निंग में डिलीवरी देना है तो हम कोशिश करते हैं कि रात को ही वो काम पूरा करके जाएं। तो इस काम से जो मेरे कंपनी वाले थे काफ़ी प्रभावित थे और मैं राइस करता चला गया। मतलब एक ये चीज़ है कि आप 10 to 6 काम करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पे अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी पड़ेगी। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, ध्यान जाता है लोगों जी। और प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आपको चांस मिलता है। अगर आप जी अगर आप देखें कि नहीं मैं तो यार वो सर्विस हो गया, मैं चल रहा हूँ घर, बैग उठा के चल दिए, तो वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं चलेगा। फिर आप सैलरी पे ही रहेंगे। जी, सैलरी पे रहेंगे। और आज भी मेरे साथ के जो लड़के जिन्होंने मेरे साथ काम करते थे आज भी 20 से 25 हज़ार रुपये कमा। एक बारीक सा फर्क होता है जी। मालिक और एम्प्लॉय में। सर,
2013 के वक्त में आपका नाम काफ़ी चर्चा में रहा था, तमाम अखबारों में आप सुर्खियों में थे कि टाटा के साथ आपकी कंपनी का टाई अप हो रहा है। क्या था वो और उसका क्या फ़र्क पड़ा आपके जीवन पे, आपकी कंपनी पे, आपके काम पे? मैं उस टाइम तक मेरे पास कंपनी नहीं था। हम लोग ट्रेडिंग करते थे पार्टनरशिप में। तो एक डिक्की की तरफ से, क्योंकि डिक्की में मैं डायरेक्टर था, डिक्की की तरफ से हमने इनवाइट किया था रतन टाटा साहब को 2012 बॉम्बे के एग्जीबिशन सेंटर के लिए। वहाँ एग्जीबिशन हुआ तो रतन टाटा साहब आए, उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि हम लोग दलित लोगों के साथ काम करेंगे और अपनी कंपनी का 10% जो मटेरियल हम परचेज करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, वो दलित कम्युनिटी के लोगों से करेंगे। 12 की, अच्छा, 12 दिसंबर में हमारा एग्जीबिशन था। तो फिर उन्होंने बोला कि, तो फिर चंद्रभान प्रसाद जी थे, उन्होंने बोला नहीं सर, आप 10% मत कमिट कीजिए, आप 1% ही कीजिए, लेकिन वो कमिटमेंट होना चाहिए। फिर जब ये स्टेज प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसका बोल रहे यार हम दलित लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं साथ में, और हम लोग एक कंपनी बनाना चाहते हैं जिससे 1/3 का स्टेक टाटा ग्रुप का होगा और टेक्निकल डायरेक्टर भी टाटा का होगा, और 2/3 हम जो भी कंपनी बनाना चाहे वो हमारे साथ बनाए। तो ये सिलसिला चलता रहा 2-3 महीने। तो फिर मेरे पास, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता था, जब तक मेरे पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने बोला यार किसको, मेरे को फिर चंद्रभान जी और मिलिंद कामले साहब जो हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने बोला ये चंदन आप काम करेंगे? मैंने कहा ठीक है सर, मैं 2-3 करोड़ रुपये लगा दूंगा। तो बोले ठीक है, हम लोग टाटा ग्रुप से बात करते हैं। टाटा ग्रुप से बात, उन्होंने कहा हाँ 1/3 का स्टेक हम लगा देंगे, और ये पेपर में आया। उसके बाद लेकिन जो एक्चुअल में उस टाइम पे फिर सारे मिस्त्री साहब आ गए, उन्होंने बोला कि हम लोग न्यू कंपनी में हम लोग फंडिंग नहीं करेंगे, और जो लॉसेस कंपनी है वो बंद हुई है, जिसका कि कोर्ट केस में रहा और ये सब रहा। फिर रतन टाटा साहब दोबारा उसमें हेड पर आए और उन्होंने सबको रिव्यूज़, सब कुछ सेटल किया। लेकिन उसी बीच में जो हमारी कंपनी 2013 में बनी, तो हमारे को फंडिंग भी नहीं मिला, और वहाँ से जो टेक्निकल डायरेक्टर आने थे वो नहीं आए, और हम लोग एकदम जो करार था कि हमने जो उस टाइम पे मिथुरमन साहब जो टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन थे, वो उसको हेड कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि चंदन हम जल्दी करते हैं। उन्होंने 2 बार विजिट किया मेरी फैक्ट्री को, लेकिन जो कमिटमेंट था वो अनाउंसमेंट ही बन के रह गया वो, और वो कोई भी कारण रहा हो वो नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा कि फिर 2-3-4 लोग आते रहे, उनके डायरेक्टर लेवल के लोग जो हायर पोस्ट पे थे, और उन्होंने बोला कि यार हम लोग एक पंग फाउंडेशन बना देते हैं। टाटा ग्रुप ने फिर एक पंग फाउंडेशन का एक सोर्स किया, और उन्होंने बोला कि हम 10 दलित लोगों को हम लोग एड ज्वाइन करेंगे, दलित बिजनेसमैन को एड ज्वाइन करेंगे, और 100 लोगों को हम खड़ा कर देंगे। और उसके बाद सरकार चेंज हुई, और सरकार चेंज होने के बाद उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है आज तक। तो ये अभी हम जहाँ बात कर रहे हैं ये चंदन साहब का चैम्बर है, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत चैम्बर है, और बाबा साहब से लेके तथागत बुद्ध सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पे। हम अभी चलते हैं और आपकी सर फैक्ट्री में भी चलते हैं, और वहाँ पे भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। नीचे चलते हैं। सर हम लोग टाटा की बात कर रहे थे। जी जी। उस दौर में जब 2013 में ये सब घटनाएं हो रही थी, उस वक्त डिक्की भी काफ़ी चरम पे था। एक बात हो रही थी कि एक बिजनेसमैन का ग्रुप बन रहा है जो काफ़ी आगे बढ़ेगा। उसका क्या हुआ? उसका कोई फ़ायदा हुआ? कुछ बिजनेसमैन को लाभ मिला? देखिए इतना हुआ या नहीं हुआ मैं उसमें नहीं बोलूँगा। अगर बहन जी 2007 में यूपी में सीएम बनी, तो ये नहीं कि सारा दलित समाज सीएम बन गया, लेकिन एक मनोबल जो अंदर से आ गए। अगर हम देखें तो ये जो प्रोग्रेस हुआ 1990 के बाद, जो ओपन मार्केट इंडिया में हुआ और मनमोहन सिंह जी ये सब कुछ लेके आए, तो उसी का हम लोग भी पार्ट रहे, और हम लोग जल्दी से इस फर्म में आ गए। और देखा जाए जहाँ तक कि फ़ायदा या नुकसान, तो ये बिजनेस है, इसमें नुकसान भी होगा और फ़ायदा भी होगा। लेकिन हाँ, डिक्की की वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस में आए और सक्सेस भी हुए। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो डिक्की की वजह से। एक सपना दिखाया डिक्की ने कि हाँ बिजनेस कर सकते हैं, एक मनोबल मिला। जी जी, और मैं भी डिक्की की वजह से यहाँ पर पहुँचा।
हाँ सर, सरकारें, आप सरकार का जिक्र कर रहे थे, ओपन मार्केट का जिक्र कर रहे थे। सरकारें लगातार घोषणा करती है कागज़ों में, कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो लगातार अनाउंसमेंट होता है कि हम इसके लिए ये करेंगे, उसके लिए ये करेंगे। मेक इन इंडिया की बात हुई, कहा गया कि आपको 15 लाख तक का लोन मिल जाएगा और तमाम बातें। दलित बिजनेसमैन की ही बात होती है कि उनके लिए भी अलग से व्यवस्था होती है, आप लोन ले सकते हैं। कागज़ पे अलग बातें होती हैं, ज़मीन पे वो कितनी उतरती हैं जो घोषणाएं होती हैं? मेरे को लगता नहीं कि 5% भी जो घोषणाएं हमारे लिए होती हैं वो 5% भी ज़मीन पर होती हैं। अभी देखिए, मैं उदाहरण देता हूं आपको। 2016 में नरेंद्र मोदी साहब ने SC/ST हब का अनावरण किया लुधियाना में, और उसके ऊपर कोई 2016 के बाद कोई चर्चा नहीं हुई। सरकार 2019 में दोबारा इलेक्शन हो गया, नितिन गडकरी साहब आ गए। तब जब नितिन गडकरी साहब आ गए, उसके बाद SC/ST ने काम करना शुरू किया, उसके पहले कोई काम नहीं हुआ। तो मेन होता है, हमारे लोगों के लिए घोषणा जरूर होती हैं और वो होती रहेंगी, लेकिन उसका बेनिफिट जनता तक पहुंचेगा। मुझे लगता है कि 5% भी प्रॉपर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। बेसिक दिक्कतें क्या होती हैं? आपने किस तरह की दिक्कतें फेस की जब आपने सोचा कि बिजनेस करना है? देखिए, बिजनेस में खास तौर पे जो हमारे समाज के लोग होते हैं उनके लिए। बिजनेस में और नौकरी में दो फर्क हैं। नौकरी में यह है कि आप काम करें या ना करें, आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी। जब हम बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में हमें करके दिखाना होता है। आज हम लोग यहाँ पर 10 करोड़ का बिजनेस में कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत कुछ करके दिखाना होगा। सर, एक जब जाति पहचान की बात आती है, बिजनेस में उसका कितना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि अक्सर बातें होती हैं कि अगर आप शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपसे लोग परचेज़ नहीं करते हैं, या फिर इस तरीके की जो बातें होती हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है? क्योंकि आप तो अपनी पहचान के साथ मार्केट में हैं। जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको नाम अगर SC आपके साथ लगा है तो आप नीचे हैं। मैं उसका उदाहरण देता हूँ आपको कि मैंने 80% लाला लोगों के साथ ही काम किया, अपनी पहचान के साथ। अपनी पहचान के साथ। और दूसरा कि आपके अंदर कितना मनोबल है। आज भी मेरे यहाँ जो लोग हैं ट्रोनिका सिटी में, वो मेरे ग्रुप में अगर हम देखें तो 80% लाला ही लोग हैं। और मुझे बिजनेस ही उनके हाथ में है। बिजनेस उनके हाथ में है। लेकिन मेन आज जो बिजनेस है इंडिया में 1990 के बाद, आप देखेंगे कम रेट पे और अच्छा माल कौन दे सकता है, उसमें मुझे लगता है कि कास्ट आड़े तो आती है, लेकिन 50% आपको उसका ग्रेस मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि 100% आप कास्ट से ही जाने जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे रेट पे काम कर रहे हैं तो आपको चांस मिलेगा। देखिए, आप जब बाजार में आ गए तो सब कुछ बाजार के हिसाब से तय होता है। जी 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 जी। और दूसरा, अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि 50% भी हम लोग अचीवमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग से पहले तो ये कास्टिज्म हटाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग, मुझे नहीं लगा कि मैंने उतना कास्टिज्म कभी झेला है, क्योंकि मैं जितना भी शुरू से स्कूल टाइम से गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो एक शुरू उस जगह पे रहे होंगे। शुरू से बचपन से ही मैंने उतना नहीं झेला है। हाँ, बच्चे बताते हैं या बोलते हैं, जैसे मेरा बेटा अभी जब DU में गया, और DU में जाने के बाद वो एक संस्था है DU की, वयम, जो शिवाजी कॉलेज में है। तो जब मेरा बेटा गया तो वो 6 महीने के बाद ही उसका प्रेसिडेंट था, और 3 साल वो ऐसा बच्चा है जो 3 साल एक ही प्रेसिडेंट रहा। तो बच्चे जब शुरू में वो प्रेसिडेंट बना तो बच्चे बोलने लगे, यार इसमें भी रिजर्वेशन है क्या? तो मेरा बेटा जो हंसने लगा, कहते यार हर जगह रिजर्वेशन नहीं होता है, कुछ अपने कुछ करके भी दिखाना पड़ता है। और जब आप मानेंगे नहीं, मतलब हर कोई बाप जब अपने बच्चे को कॉलेज में भेजता है तो और कहता है यार लड़ाई मत करना, और सीरियसली पढ़ाई करना, और ज़्यादा बात नहीं करना है लोगों से। जब मेरा बेटा शुरू में जब बच्चा कॉलेज में जाता है पहली बार तो पैर वैर छूता है माँ बाप के, वो दिखावा भी होता है कि मैं आज कॉलेज जा रहा हूँ। तो मेरे से बोला, पापा आप क्या बोलेंगे मेरे को? तो मैंने बोला, बेटे 10वीं में अच्छे नंबर आए, 12वीं में अच्छे नंबर आ गए, आप DU में चले गए। पढ़ाई के अलावा जो आपके सराउंडिंग में है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और साथ साथ उस पर भी ध्यान देना है। और आप मानेंगे नहीं, मतलब 6 महीने के अंदर ही वयम का प्रेसिडेंट बना, और उसकी प्रिंसिपल आज भी अगर देखा जाए तो जैसे मैंने अपने लाइफ में किया कि मैं 90 मैंने पास आउट किया डिप्लोमा, और 96 में जब पुशअप राइटिंग दोबारा गया तो मेरे प्रिंसिपल जो थे 96 में वही थे, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, और चंदन क्या हाल है? 6 साल के बाद अपने स्टूडेंट को प्रिंसिपल पहचान ले, तो मुझे लगा ये बहुत बड़ी बात है। और यही मैंने अपने बेटे को बोला।
मैंने 6 महीने, आप 3 साल आपके पास कॉलेज है, 3 साल के बाद अगर 5 साल 10 साल के बाद आप कॉलेज जाएं तो आपके पहचान छोड़ के जाना कि हाँ जो आपके टीचर्स हैं वो 6 महीने बाद भी आपको पहचाने, हाँ अभिषेक और कैसा है। नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, जी प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ रहा है, अब तो बैंक तक प्राइवेट हो गए हैं। अभी हाल ही में सर्कुलर आया गवर्नमेंट का कि भाई वो लगातार स्क्रूटनी करेगी जी। और लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा, एक डर बैठ गया है। जी। आपको क्या लगता है बिजनेस में कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि अपने लोग लगातार डरते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपको क्या लगता है बिजनेस में कितनी संभावनाएं हैं, और जो अपने समाज के लोग हैं उनको बिजनेस में आने की कितनी ज़रूरत है? अगर आप अब से हम लोग 350-400 साल बैकग्राउंड में चले जाएं, रविदास जी महाराज को हम देखें तो 1640 के आसपास वो बिजनेस करते थे, मतलब ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग के साथ साथ जो उनके पूजा पाठ का तो सब लोग दिखाते हैं कि वो इतने महान थे, उसके साथ जब तो मैं देखता हूँ तो मैं उन्हें एज ए बिजनेसमैन के रूप में देखता हूँ। और उन्होंने कितनी फाइट किया हुआ बिजनेस बनाने में, क्योंकि जो उन्होंने सू का ट्रेडिंग किया उसी वजह से उनका नाम हुआ, और क्योंकि वो पूजा पाठ में थे तो उनकी वजह से भी उनका नाम एक है आज भी। अगर देखे बनारस में उसको लेके एक बहस चलती बहस है कि उस खांचे में उनको ढालने की कोशिश की गई। कुछ की गई, लेकिन मैं उन्हें एज ए बिजनेसमैन के रूप में देखता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जब उन्होंने आज से 350-400 साल पहले इतनी फाइट की और वो उस फाइट में रहे, तो आज क्यों नहीं? आज तो उससे कम कास्टिज्म है, तो हम आज तो उनसे ज़्यादा कुछ करके दिखा सकते हैं। और रविदास जी महाराज जो हमारे हम देखें तो गुरु और ईश्वर का रूप हम उन्हें बोलते हैं। तो अगर हम अपने ईश्वर को देखें, मैं पूजा पाठ नहीं करता और कभी आज तक मंदिर भी नहीं गया, और ना ही मेरी कामना है मैं मंदिर में जाऊं, लेकिन अगर हम रविदास जी को देखते हैं तो उन्होंने पूजा पाठ भी किया और साथ में समाज का गुरु हैं और रहे। तो उन्होंने जो शिक्षा दी, अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों में कम से कम 60-70% बिजनेसमैन बनना चाहिए। और जो उस टाइम मनोबल था तो आज ही मनोबल उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि आज उससे कम ही कास्टिज्म है। और सर आप जो नई पीढ़ी है, जैसे आप अपने बेटे का जिक्र करते रहते बार बार, ऐसे ही उस उम्र के और भी बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैंने बताया कि नौकरी के मौके ख़त्म हो रहे हैं, आपको ही पता है। तो ऐसे में आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि उनको किस तरीके से सोचना चाहिए? देखिए, कोई भी जो बिजनेस है, अगर आप अपना मनोबल धैर्य बना के चलें, तो ऐसा कहा जाता है लाला लोगों में, जो मैंने, क्योंकि लाला लोग मेरे दोस्त रहे, कि जब आप 1000 दिन अगर आप एक सीट पर बैठते हैं तो वो सीट आपको अपना मालिक समझने के लिए तैयार होती है। तो वही अगर हम देखें, अब मैं नई पीढ़ी को यही कहूँगा कि अभी जोश बहुत ज़्यादा है, पैसा कम, क्योंकि अभी अपने लोग भी अपने बच्चों के ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन, सपोज कीजिए उसे बिजनेस के लिए चाहिए 10 लाख रुपए, तो उसके घर वाले उसे बोलते हैं हमारे पास 3 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए, इसी से बिजनेस करो और इसी से आगे बढ़ो। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन आता रहता है। अगर हम 10 लाख का बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे पास 25 लाख से 30 लाख होना चाहिए, 3 टाइम्स ग्रेस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर वो फेल नहीं होगा। और आज जो इंडिया है जितना तेज़ी से मूव हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल के अंदर हमारे इंडिया में गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं होंगी। तो अभी से हम लोग समझ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, 20 साल का इंतजार ना करें और बिजनेस में आएँ। बिजनेस में ये ज़रूर है कि आज आप कम पैसा ज़रूर कमाएंगे, उससे आपका खर्चा ही पूरा हो, लेकिन 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर आप उतना पैसा कमा पाएंगे कि आप अपने बीवी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। सर आखिरी सवाल, आपके दफ्तर में हम लोग बैठे थे, आपने बाबा साहब की तस्वीर लगा रखी है, तथागत बुद्ध की तस्वीर लगा रखी है, उनको आप कितना, क्योंकि वो लगातार आर्थिक मुक्ति की बात करते थे, आर्थिक आंदोलन का बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, आप जानते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अम्बेडकर माह भी चल रहा है और उसी कड़ी में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, अम्बेडकर साहब तो महान शख्सियत थे। उन्होंने जो इकोनॉमिक्स के बारे में बोला, तो हम लोग उसका शायद 1-2% ही यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रोफाइल आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और जहाँ तक अम्बेडकर साहब की बात है, उन्हीं की देन है जो आज हम सूट वूट में जाते हैं या हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने कितना झेला होगा उस टाइम पर कि आज भी उनका पुतले को तोड़ा जाता है, तो फिर भी वो दृढ़ रहे और खड़े रहे। और हम जो लोग हैं अभी, उनके लिए भी मुझे लगता है जो अम्बेडकर साहब के जो
विचार थे वो हम लोग कितना समझ पाए हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम 10% भी उनकी बातों को समझ पाएँ तो मुझे लगता है कि अच्छे लोग अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना वक्त दिया और मुझे उम्मीद है कि उससे नई पीढ़ी को कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। तो ये चंदन जी थे जिनकी अपनी कंपनी है और जिन्होंने अपना काम किया है और इनका कहना है कि नई पीढ़ी को और घर वालों को भी कहीं ना कहीं अपने घर बच्चों के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। और अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, लगातार अपने काम को लेकर दिन रात एक कर देते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाने की ज़िद पाले बैठते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बिज़नेस में भी बहुत सारे मौके हैं और चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन मौके भी बहुत सारे हैं और आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।